रेस्टोरेंट हम गरीबों के लिए नहीं है अभी, वहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते हैं। एक बार मेरे कपड़े तो देखो, रोड पर कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही हूँ। और जरा उस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले अमीरों को देखो, उनमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। नहीं अनन्या, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन अभी वो इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, हमारी औकात वहाँ पानी पीने की भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैंने आज के दिन के लिए पहले से ही सेविंग्स करके रखी है। आज तुम्हारा बर्थडे है अनन्या। तुमने दिन रात ऑर्डर्स डिलीवर करके ये पैसे जोड़े हैं अभी, मैं तुम्हें एक दिन में ये सारे पैसे नहीं उड़ाने दूंगी। अनन्या प्लीज, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर अभिनव उस महंगे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अनन्या अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। आई एम सॉरी सर। अंधी हो क्या? इस गवार को अंदर किसने आने दिया? इस सूट की कीमत भी पता है तुझे? 20 लाख का सूट है ये। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं इस वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? जब तक तुम मुझे 20 लाख रुपए नहीं दे देती, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसी वक्त मेरे सूट की कीमत चुकाओ, वरना क्या? अचानक ही अभिनव अनन्या के पास वापस आया। उस अमीर आदमी ने अभिनव को गौर से देखते हुए कहा, वाह, एक और सड़क छाप गवार। इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड वाकई बहुत गिर चुका है। इसी वक्त मेरी पत्नी से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अनन्या उस अमीर आदमी और अभिनव के बीच हो रहे झगड़े को देखकर बहुत घबरा गई। अभी इससे माफी मांग लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। इस अमीर आदमी को मैंने टीवी पर देखा है, ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज का। मेरी पत्नी से माफी मांगो, वरना आज के दिन के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे। अभिनव की बात सुनकर वो अमीर आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री संतरी सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ तो चुटकी बजाते ही तुम्हारा नामो निशान गायब कर सकता हूँ। और अगर चुटकी बजाते ही मैंने तुम्हारे पूरे बिजनेस का नामो निशान ही गायब कर दिया तो? जब तक वो आदमी अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा हम बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी के शेयर्स गिर गए और हमें करोड़ों का नुकसान हो गया। What? ये कैसे हो सकता है पापा? कोई हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया है? अगर किया है तो इसी वक्त माफी मांग लो, नहीं तो कल तक हम सड़क पर आ जाएंगे। वो अमीर आदमी अभिनव की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने कैसे किया ये सब? तुम आखिर हो कौन? अभिनव, मेरी बात सुन बेटा, यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़ा था राणा। अभिनव, बाहर आओ बेटा, समझ गए? जिसने संजय को गोली मारी थी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिद मत कर अभिनव। बेटा देख, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। अब जो भी करना है तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हें संभालना है। और मेरी बात सुन, एक बार यहाँ से जाए, उसके बाद दोबारा मुड़ के मत देखना, ठीक है? संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उस पर टी लिखा हुआ था। और एक बात हमेशा याद रखना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है, समझ गया ना टाइगर? संजय ने अभिनव के माथे को चूमा। रन टाइगर, रन टाइगर रन! और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। संजय जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो राणा ने संजय पर बंदूक तान दी। टाइगर! इसका चेहरा मत भूलना! अभिनव चिल्लाया और अचानक से उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल, पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
18 साल की उम्र में उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था और आज तो वैभवी का जन्मदिन था, इसलिए अभिनव जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। अंकल ये केक कितने का है? 600 का है। और ये पेस्ट्री? वो 60 का है। एक दे दीजिए। असल में अभिनव और वैभवी ने ये तय किया था कि वो पैसे जोड़कर अपने लिए किराए का एक बड़ा घर लेंगे, इसीलिए वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। थैंक यू। थैंक यू। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा वहाँ काफी रंगीन लाइट्स जल रही थी और वहाँ से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वैभवी, ये सब क्या है? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही है, डिलीवरी बॉय है। पर हम तो केक मंगवा चुके थे ना, फिर तूने ये पेस्ट्री क्यों मंगवाई? ओह, याद आया, ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना जिसको तू डेट कर रही थी। ओह कम ऑन यार वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। देवेन को यहाँ देखते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था, उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकी पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। थैंक यू। मेरी वैभवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे? Stop it। दोस्तों, तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट था ना, मेरे स्टैंडर्ड्स पर डाउट था। अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। What? और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी। मत क्यों सुनो? गरीब तो ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहाँ से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जिसमें देवेन वैभवी के गालों को चूम रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ, बहुत गलत किया। अभिनव धोखे के नशे में डूबकर बेहोश हो चुका था, लेकिन उसके लिए ये रात यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेव पाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। सुबह होने से पहले अगर हमने इसको अनन्या के कमरे में नहीं डाला तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्विक। सनी के आदमी अभिनव को उठाकर सीधा रूम नंबर 409 में घुस गए। इसके कपड़े उतारो और बेड पे लिटाओ उसको। कपड़े उतारो इसके। उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहाँ पहले से सनी की बहन अनन्या सोई हुई थी। सुबह जब अभिनव ने करवट बदली तो उसका हाथ एक नरम हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में लेटा हुआ था। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या
कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? वो भी इस हाल में? छी 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 छी, शेम ऑन यू बहना। मुझे तो तुम्हारे पर हमेशा से डाउट था। कितनी बार मैंने दादाजी को समझाया, बोला, पर हर बार बोले मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। लो, कर दिया तुम्हारी अनन्या ने ऐसा। अब पता है दादाजी को उनकी पोती की ये चल रही है इनका से लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। भाई मुझे नहीं पता, भरोसा करिए। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं जानती तक नहीं इस लड़के को, नहीं जानती भाई। मैं भी, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। अनन्या को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे, फिर भी तुमने सारे नियम तोड़ दिए। नहीं दादाजी, नहीं। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा कि वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। तूने मेरी पोती के साथ आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? हम दोनों के बीच में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। दादाजी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया है ना तुम दोनों ने? तो क्या ये था? इससे पहले कि अभिनव कुछ समझे, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेज देना ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उसे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो जानता था कि अनन्या पहले से काफी मुश्किल में थी और वो अपनी वजह से उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव के पास ले देकर सिर्फ एक ब्लेजर था, वो भी उसके पापा का। वो जगह जगह से फटा और उधड़ा हुआ था, लेकिन जब अभिनव ने उसे पहना तो उसकी खूबसूरती ने ब्लेजर की सारी कमियां ढक दी। अभिनव का अंदाजा सही था। अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था, उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अनन्या की आंखों में दिख रहा था कि वो अभिनव से कितनी नफरत करती थी। अभिनव भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसने कब अपने पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, बहुत गंदी लग रही। सॉरी, पर ये अंगूठी मेरा सब कुछ है। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। तू यहाँ क्या कर रहा है साले? अनन्या, पागल हो गई हो तुम? इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया किससे शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो क्या कर लेगा तू? बोलना, क्या कर लेगा? देवेन भी तैश में आ गया। अभिनव उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था। इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। क्या हो रहा है यहाँ?
अकरम सर, देखिए इस आदमी को, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुसाया। इधर आओ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर। अनन्या, तुम भी इससे दूर हो, साला गरीब कहीं का। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा, चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेंद्र, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंच गए तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूँ। क्यों? डरो बात, मैं ऐसे मांगने वाला नहीं हूँ, बस मुझे इसमें कुछ देखना है, प्लीज। टाइगर? टाइगर? अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कह दिए थे। रन टाइगर, रन टाइगर, रन! लेकिन अभिनव हैरान था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर के वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। वो देखो। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो राणा था। अभिनव की जिंदगी रातों रात पलट चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में वो गुस्से से भरी निगाहों से राणा को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वह अभी के अभी अपने पिता की मौत का बदला ले लेता। मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, इतने सालों तक तुम थे कहाँ थे तुम? पापा के जाने के बाद मैं एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा। कई सालों के बाद वहां से निकला, काम करने लगा ताकि पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? टाइगर, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल अब तुम मिल गए हो। अब तुम्हें देखकर मोंटी और बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था। मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। लेकिन पापा ने तो मुझे कभी इस माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो चाहते तो मुझे बता भी सकते थे। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद इसीलिए संजय ने तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब तुम मिल गए हो तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चीयर्स। अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला।
और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उससे नहीं मिले थे। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। इधर अनन्या चिंता भरी निगाहों से उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसमें अभिनव और अकरम थे। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि उन दोनों के बीच अंदर क्या बात हो रही थी और अभिनव को आने में इतनी देर क्यों लग रही थी। लगता है आज अभिनव अपनी दवा चखेगा। वैसे कितने दुख की बात है ना, शादी के बाद बेचारा ऐश करने से पहले ही मर जाएगा। ये सुन अनन्या को झटका लगा। वो जानती थी कि अकरम के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अकरम सर जैसे गटर के चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, साफ कर देते हैं। देखना ये भी नहीं बचेगा। इसे कहते हैं शादी करके मर गया, वो बात सच हो जाएगी। अनन्या को ये सुनकर बुरा लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मौत पर खुश कैसे हो सकता था? प्लीज एटलीस्ट उसके बारे में इस तरह से बात तो मत करो। तो कैसी बातें करें? जिसके जैसे लक्षण होते हैं ना, उसके बारे में वैसी ही बातें होंगी। देवेन सही कह रही है वो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मेरे दादाजी ने कहा था कि मरे हुए लोगों के बारे में ना गलत बात नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, अकरम अभिनव को लेकर बाहर आ रहा था। अभिनव के बदन पर एक छोटी सी खरोच भी नजर नहीं आ रही थी। जब देवेन और सनी ने ये देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। इसे देख के तो लग ही नहीं रहा है कि अकरम सर ने इसे हाथ भी लगाया है। वैसे जितनी देर तक ये दोनों कमरे के अंदर थे, अब तक तो इसकी नाक टूटी हुई होनी चाहिए थी, पर ये तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। ये अभिनव, मेरे सबसे पुराने ड्राइवर का बेटा, मेरे लिए बहुत अजीज है ये। अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को ये सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी प्लीज। इतने में अकरम ने कहा और अभिनव को अकेला छोड़ बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अभिनव को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सनी और देवेन उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को राणा ने संजय को गोली मारी थी। अभिनव को ये भी याद आया कि उसे खुद भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर भी आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? ओ प्लीज, मुझे चिंता नहीं हो रही थी, बस तुम्हें तो अपनी चिंता होनी चाहिए ना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा बचकर रहो। अकरम सर ने तेरे अंदर क्या बात की, बता। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा गधा तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। देवेन ने उसे गाली दी, लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। मेरा घर यहाँ से पास में है, वहीं ले लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ? तुम्हारी हालत ऐसी है तो पता नहीं तुम्हारी घर की हालत कैसी होगी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? सुनो, अपनी ये 2 कौड़ी का लॉजिक ना अपनी जेब में रखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? और अगर इन फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे घर रहने आओगे, एक नौकर की तरह, समझे? अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन ही मन सबसे पहले अकरम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा, लेकिन साथ ही उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उसे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसे पीछे से आवाज आई, ए डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। क्या हुआ, कुछ काम है? मुझे देर हो रही है। हाँ, अबे तुझे किसी मीटिंग में जाना है, बॉस तुझे बुला रहा है। और भाई कल तू कहाँ चला गया था बिना बताए? अपने बाप की बारात में गया था क्या? ये सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आई थी। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा क्या है गुड इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, कल तुम बिना बताए चले कैसे गए? अभिनव के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन अभिनव झूठ नहीं बोलना चाहता था। कल इतनी सारी डिलीवरी थी, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है? पर सर मुझे महीने में कैजुअल लीव तो मिलती है, तो शट अप! काम तो तुमसे होता नहीं है, बस बहस करने चले आते हो। ये कंपनी तुम्हारे बाप की है। ये सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। You are fired! अभिनव को ये सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता था। उसका बॉस और देवेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कल पार्टी में अभिनव ने देवेन को जिस तरह से जवाब दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा कहता तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। जो मैंने पूरा महीना काम किया है उसकी सैलरी दे दीजिए। सैलरी? तेरी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अगर मैं तेरी सैलरी से भी करूँ ना, तो भी तुम्हें अपनी जेब से 10,000 रुपए देने पड़ेगी। शुक्र मना कि वो मैं तुझसे नहीं मांग रहा, इसलिए चुपचाप निकल यहाँ से। क्या बोल रहे हो सर आप? क्या मेरे एक दिन आने में आपका 25,000 का नुकसान हो गया? मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाएगी। सैलरी दीजिए। सैलरी? रुक, अभी देता हूँ तुझे तेरी सैलरी। उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर बाहर पटको साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पाँव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी के पेट पर लात। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस ये देख भौचक्का रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर से कैश निकाला और कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने कैश देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहाँ से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर आता, उसने बॉस की आंखों में देखा और बोला, और एक बात याद रखना, अगर आज के बाद किसी के बाप पे गया ना तो गर्दन तेरी होगी, पंजा मेरा। ये सुन बॉस के होश उड़ गए थे। उसे पता था कि अभिनव एक गुस्सेल आदमी है, लेकिन उसने कभी उसका गुस्सा देखा नहीं था। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अभिनव ने फोन उठाया। हेलो, कौन?
टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूं कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है, इसलिए शाम को साथ में डिनर करेंगे होटल सफायर में। एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूं, ठीक है? सिया। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो। तुम टाइगर हो यार, और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। पिज्जा डिलीवरी। सर, ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त, ये 500 रुपए तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। रुको, अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? अभिनव समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहा था। सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे? रिश्तेदार है मेरा, जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? बोलना। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं ये होटल की एंट्री पे हूँ अकरम। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे मैं इस होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, आराम से बैठो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ये सिक्योरिटी वाला खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने देता है। वो नहीं, ये कथा। तुम एक काम करो, बस 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला, तो वेट करो, ठीक है? और ये इस ऑफिसर की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। क्यों, बहुत हीरो बन रहा था ना? मैंने कहा था मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को भी कॉल करेगा ना तब भी नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे वो देखो, तुम्हारा निठल्ला एक्स। आजा मजे लेते इसके। इससे मैंने अपना बॉयफ्रेंड कभी माना ही नहीं। वैसे भी मैं अपनी से छोटे लोगों से बात नहीं करती, मुंह नहीं लगती उन्हें बॉयफ्रेंड क्या बनाऊं। तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है, जुबान संभाल के बात करो, वरना किसी दिन यही जुबान तुम्हारी जान ले लेगी। वाह, क्या बात कही है। ताली बजाओ। वेरी नाइस। तो फिर तुमसे तुम्हारे पैर क्यों नहीं संभाले गए? यहाँ कैसे चले आए? पिए हुए हो क्या? अकरम ने बुलाया मुझे यहाँ पे। अच्छा, अरे हाँ याद आया, अकरम सर ने उस दिन कहा था तू उनके किसी ड्राइवर का बेटा है, तो यहाँ अपने बाप की जगह ड्राइवर की नौकरी मांगने आया क्या? सही है, लेकिन वो रखेंगे नहीं, तेरे जैसे गरीब को वो ड्राइवर भी नहीं रखेंगे। आए हो मतलब तुम्हें बुलाया नहीं गया? वो उठा के चले आए। भिखारी गई है। आया नहीं हूँ, बुलाया मुझे, अकरम ने बुलाया है। मुझे पता ही था ये कोई पागल है।
तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो देखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बलराज के बारे में सुना था। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन तस्वीरों में देखने और सामने से देखने में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बलराज उससे क्यों मिलना चाहता था। क्या चल रहा है यहाँ? सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमरों को काफी परेशान किया हुआ है। मैं स्टोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये यहाँ पे तमाशा कर रहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? तुम होते कौन हो इसे अंदर जाने से रोकने वाले? ये होटल तुम्हारे बाप ने खोल रखा है क्या? ये मेरा मेहमान है और तू आज के बाद इस होटल के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। I'm sorry, टाइगर। इस बेवकूफ की वजह से असल में तो छोटा आदमी का दुश्मन बना हुआ है आजकल। आओ चलो। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, होटल का मैनेजर उनके पास आया और बोला, गुड इवनिंग सर, वेलकम सर, कैन आई गेट समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू? एक काम करो, जो भी लीकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट भिजवा दो। श्योर सर, बट सर इफ यू डोंट माइंड, अपने होटल में जितनी भी लिकर्स अवेलेबल हैं मुझे सबके नाम याद है। वी हैव टकीला विच इज ऑफ 5 लाख रुपीज, वोडका 8 लाख रुपीज, बिस्किट 10 लाख रुपीज एंड वी हैव जिन जो कि 12 लाख रुपए की। सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? क्या है कि आज मेरे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, तो इसलिए जो सबसे महंगी है वो भिजवा दो और बाकी सब चीजें। श्योर सर, आई विल गेट द बेस्ट लिकर फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अकरम, होटल तेरा, शराब तेरी, फिर भी तुम्हारा ये मैनेजर तुझे तेरी शराब की रेट क्यों बता रहा था, जबकि तू कोई भी चूज कर सकता है? वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि मैं दिन देखकर शराब मंगवाता हूँ और आज का दिन मेरे लिए, इनफैक्ट हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए महंगी शराब मंगवाई है। सो लेट्स एंजॉय। अच्छा आओ। ओके, लेट्स एंजॉय। अब तुम्हें यहाँ अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रूम प्राइवेट भी है और सबसे सेफ भी। बैठो। वो एक आलीशान कमरा था। वो तीनों बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। बलराज, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन फिलहाल वो अंडरकवर है, इसलिए उससे तुम्हें मैं बाहर नहीं मिलवा सकता था। सर, योर स्नैक्स एंड ड्रिंक। सर। Sure. Cheers. Cheers. तो यही है टाइगर? हाँ, ये है हमारा टाइगर। और मैं चाहता था ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिलने, और मिलने के बाद जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तरफ बढ़ने में ये हमें लीड करे। माफ करना दोस्त, पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही। वो क्या है ना, सब कुछ तो तू ही बोल रहा है। हमारा ये टाइगर गूंगा है क्या? हाँ बलराज, तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफ करना दोस्त, माफ करना।
बोलनेस अच्छी लगी मुझे तुम्हारी। अच्छा, हो गए तुम बॉस, लेकिन ये मत भूलना तुम किसके सामने बैठे हो। टाइगर हूं मैं। टाइगर ना ही चुप रहता है, ना ही धीरे बोलता है। टाइगर सीधा धाड़ता है। तो तुम टाइगर हो, ठीक है। तो टाइगर ये बताओ, इतने सालों से कहां थे तुम? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद तुम हमारे सर पे आके बैठ जाओ और हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो। मजाक तो नहीं हो रहा है यहाँ? क्यों अकरम, सही कहा ना? और जिस गति की तुम बात कर रहे हो ना, उसको लिया नहीं जाता, कमाया जाता है। आई बात समझ में? अच्छे से जानता हूं, छीनना मेरे खून में भी नहीं है। मैं इतने सालों से कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, ये सब समझाने का तो हमारे पास टाइम नहीं है शायद। और रही बात कि मैं टाइगर हूं या नहीं हूं, ठीक है, तुम तरीका बताओ, साबित कर दूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। अकरम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को देखा। उसकी आंखों में अभिनव के लिए गर्व की भावना झलक रही थी। उसने जितना सोचा था, अभिनव उससे भी खूंखार था, लेकिन बलराज के माथे पर शिकन बरकरार थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो इतनी जल्दी अभिनव को टाइगर नहीं मानने वाला था। वैसे भी पूरे ग्रुप में अगर बलराज किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो थी उसकी जिद। वो इस बात को नहीं पचा सकता था कि कल को एक बच्चा उसके सर पर बैठकर राज करे। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे, पर मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो कि तुम टाइगर हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? रिलैक्स अकरम, रिलैक्स। लेट्स फाइट, लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो, लेकिन अगर तुम हारे तो हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से कहीं बहुत दूर जाकर सेटल हो जाना। बलराज, क्या कह रहे हो तुम? ये सही नहीं है। लेट्स फाइट। कब करनी है लड़ाई? नहीं टाइगर, होल्ड। देखो, तुम्हें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। That's it। अकरम, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आज जो बलराज मेरे मुंह पे बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कल को कोई गहरा गहरा मेरी पीठ पीछे बोला है। अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने एक गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट एरेना में आ गया था। ये वही एरेना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। उस बड़ी सी एरेना में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। एक बार फिर सोचो, मैं आज तक इस रिंग में हारा नहीं हूं। तुम इस रिंग में आज तक इसलिए नहीं हारे हो बलराज, क्योंकि तुम्हारा सामना आज से पहले संजय के बेटे टाइगर से नहीं हुआ था। तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे? मुझ पर या इस पर? बेवकूफों जैसी बात मत करो। भला टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? सोच लो, बहुत बुरी तरह पछताओ। दुनिया हंसेगी तुम पर, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। चलो फाइट शुरू करते हैं। अभिनव ने बलराज को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देखने में भारी था और अभिनव उसके इसी भारीपन पर वार करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई।
उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। और एक बात हमेशा याद अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। समझ गया ना टाइगर? ये किसको लेकर आ गए? ये हम पे राज करेगा? हाँ, मैंने कहा था ना कि कोई भी हमारे सर पे आकर बैठ जाएगा और बोलेगा कि मैं टाइगर हूं, और हम मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। कम ऑन। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले ही अभिनव को होश आ गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। अभिनव गंभीर था। उसे याद आ रहा था कि बचपन से ही उसके पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुक करके उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया। अरे बलराज, सरेंडर कर दो। क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हार गए। बलराज एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया। अभिनव ने बलराज को छोड़ा और चुपचाप रिंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। बलराज ने मुश्किल से अपने भारी भरकम शरीर को उठाया और दर्द में कराहते हुए बोला, अकरम, मैं जानता तो बहुत खुश हो गया आज। बलराज की कमर में मोच आई थी और उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, कहाँ से सीखा ये सब? जरा पियोगे मेरे साथ? आज की पार्टी मेरी तरफ से। बलराज, ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि टाइगर जी, क्या आप मेरे साथ शराब पिएंगे, पार्टी करेंगे? इस तरह। टाइगर जी, क्या आप आज मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? पार्टी करेंगे? हाँ? ओके? राइट। क्यों नहीं? हाँ नन्या। देखो, मेरे मम्मी पापा आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ है उन्हें सब पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम जहाँ भी हो अभी कभी घर आओ। क्या अभी? हाँ, तो इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो किया अब उसे भुगतो। वैसे अकरम, बलराज, अभी तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगा। मुझे घर पहुंचना है, मेरे ससुराल, मेरे सास ससुराल में। ससुराल? तुम्हारी शादी कब हुई? लंबी कहानी है, कभी और बताऊंगा। सब ठीक तो है ना? हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं बलराज, अभी फिलहाल इसकी असली पहचान किसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि टाइगर लौट आया है। ठीक है? मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो। चलो मैं निकलता हूँ। और अकरम, तुम्हें याद है ना मुझे वो नई नौकरी के लिए? डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। टाइगर, ये लो। ये वही शराब है जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को जाकर पिला देना। उनकी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं पी होगी। इस सब के लिए थैंक यू अकरम। तुम्हें भी वापस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने की। अब आजा कि अंदर रिंग में ही रहेगा। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अरे वाह, क्या बात है। बहुत एक्सपेंसिव है यार। हैं? क्या खुशबू है, देख। क्या तुम भी? मुझे तो लगता है ये बॉटल्स कहीं से चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है इसके जैसा आदमी
इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? और तुम ये सब क्यों लाए हो यहाँ पे? हमारे बेटे के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो तुम? वो भी चोरी की हुई शराब? सॉरी, लेकिन ना ही मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की और ना ही कोई चोरी किया। अच्छा, तो फिर मेरे बेटे के साथ तुम्हारा भूत आया हुआ था? तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरे बेटे की जायदाद हड़प कर सको? तुमने कहा तुम और कहा मेरी बेटी। अभिनव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अनन्या के साथ उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंच गया। अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। पर आखिर में अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था कि कोई फायदा नहीं होगा। गूंगे हो? मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? शर्मिला, बैठ। अभिनव, बैठ जाओ। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आगे कहा, तो वहाँ जो कुछ भी हुआ है हमें उसके बारे में सब कुछ पता है और अनन्या को भी ये मालूम नहीं है कि उसके साथ कैसे हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। चलो, अब जो कुछ भी है, तुम्हारे और अनन्या का रिश्ता तो बदल नहीं सकते। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। तो अभिनव, तुम क्या करते हो? मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ये शब्द किसी बॉम्ब की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, अभिनव, तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और वो भी अच्छी वाली। तभी तुम मेरी बेटी के साथ लीगली शादी कर सकते हो। चलो, अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखा कितना ढीठ है ये? ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। जेब में 10 रुपए नहीं है और चल ऐसे रहा है जैसे जंगल का टाइगर हो। राजू, तुम्हें लगता है इस जैसे ली कोई नौकरी पे रखेगा? रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? राजीव भी अभिनव की बात सुन हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगी कि मैं अनन्या से शादी करने के लायक हूँ? कॉन्फिडेंस है। अरे भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं है कि कल के तुम किसी पार्किंग लॉट में जाके बैठो और लोगों की गाड़ियों की रसीद पढ़ो। मेरा मतलब है नौकरी जैसी नौकरी, असली नौकरी, सही वाली नौकरी। और अगर कल तक तुम्हें ऐसी नौकरी मिल जाती है ना, तो तुमने जो कुछ भी अभी कहा उसके बारे में एक बार सोच सकती हो। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता था। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। वैसे भी अब दोनों पति पत्नी थे। ऐसे में अभिनव जैसे तैसे उस बड़े से घर में अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। क्या है? रात बहुत हो गई, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या, तुमने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तुम ही जगह दो सोने की। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी? तो मैं और कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता, जो करना करो, बट पैर हटाओ वरना मैं तोड़ दूंगी। अभिनव पहले तो नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था कि उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह ना मालिकों के कमरों में नहीं, घरों के स्टोर रूम्स में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था, कहाँ सोने वाला था अभिनव, और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी, और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।